नमस्कार दोस्तों। टी आर जितेंद्र परमार में आपका स्वागत है। तो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था स्थायीकरण ऑनलाइन अपने को स्टाफ लॉगिन से कैसे करना है। तो कुछ साथियों के इसमें जो सवाल थे कि सीएल की गणना कैसे करनी है, फॉर्म अपलोड, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है। तो वो सारी समस्या के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहला सवाल ये था कि आप ऑनलाइन करना है फॉर्म या ऑफलाइन करना है। तो बीकानेर के निदेशक के आदेश के अनुसार 27/7/2020 को ये आदेश निकला है। उसमें ये क्लियर किया गया है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पूरा ये ऑर्डर पढ़ सकते हो, इसमें क्लियर लिखा है कि भविष्य में समस्त अधिकारी और कार्मिक आश्वासित या स्थायीकरण आवेदन प्रकरण शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन ही प्रेषित करेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन आप क्लियरली पढ़ सकते हो। इसके बाद यह आदेश आपको 27/7/2020 को निकाला गया है। इसके बाद यहाँ पर पहला सवाल अपना कंप्लीट हो गया है कि आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन इस बार नहीं करना है। आपको आवेदन है वो ऑनलाइन ही करना है, और वो भी शाला दर्पण से स्टाफ लॉगिन से ऑनलाइन करना। ऑनलाइन कैसे करना है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि आपको पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका होगा कि ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। तो एक बार और क्लियर कर देता हूँ मैं कि आपको आवेदन ऑनलाइन ही करना है विभाग के आदेशानुसार। ठीक है, इसके बाद और भी विभाग के कोई आदेश नए आते हैं, अगर आप ऑफलाइन करने के अ, तो ऑफलाइन करना है, अन्यथा अभी तक के जो आदेश अनुसार है तो आपको ऑनलाइन ही करना है। 27/7/2020 के आदेश है ये, मतलब जुलाई लास्ट वीक का ये आदेश है। तो इसके बाद आपका जो भी है, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ये था कि ऑनलाइन जो अपने को आवेदन करना है उसकी हार्ड कॉपी अपने को जमा करवानी है या नहीं करवानी है। तो उसके लिए भी यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि आपका चौथा पॉइंट आप पढ़ सकते हो कि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन का प्रिंट लेकर संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपकी जो ऑनलाइन आवेदन भर के आपको प्रिंट निकाल के आपको पीओ को जमा करवाना है। उसके बाद यहाँ पे एक और संस्था प्रधान का क्या काम होगा, सीबीओ का क्या काम होगा, वो भी इस ऑर्डर में क्लियर लिख रखा है। अगर आपके फॉर्म में कोई संशोधन है या कोई त्रुटि रह जाती है तो आप सीबीओ लेवल से या फिर आपके पीओ लेवल से भी ये फॉर्म में सुधार करवा सकते हैं। इसके बाद ये शाला दर्पण के माध्यम से स्थायीकरण आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी दे रखी है। यहाँ पे आप यूज़र मैनुअल में डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये मैंने जो मैनुअल है वो पिछले वाला जो वीडियो बनाया था मैंने लास्ट वाला, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है शाला दर्पण से, तो उसमें मैंने ये पूरा क्लियर कर रखा है उसमें, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसके बाद आपका एक और सवाल था कि कौन से ऑर्डर अपने को अपलोड करने हैं, और वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। पहला सवाल तो ये था कि अपने ऑनलाइन आवेदन करना है या ऑफलाइन करना है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, प्रिंट हार्ड कॉपी जमा करवानी या नहीं करवानी, तो अपने को यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 है वो क्लियरली लिख रखा है। तो वो आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी है, जो प्रिंट निकाल के अपने को पीओ को जमा करवाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद वाला जो दूसरा सवाल, एक और सवाल है कि कौन से ऑर्डर अपलोड करने हैं, तो उस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आकस्मिक, जैसे कि अपन ने ये स्टाफ विंडो से अपना जो सेकंड वाला फॉर्म है वो अपन ने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 17 है, उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण। तो आकस्मिक अवकाश में अपने को कोई भी ऑर्डर अपलोड नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे आपको प्रथम वर्ष सेलेक्ट करके या फिर द्वितीय वर्ष सेलेक्ट करके, आपको अगर आधे दिन का अवकाश ले रखा तो आपको आधे दिन पे क्लिक करके आपको डेट वाइज यहाँ पर डेट फॉर्मेट में कब से कब तक लिया वो भर के आपको यहाँ पर सेव कर देना है। अगर इसमें कुछ गलती होगी तो आप डिलीट करके भी आप इस ऐड कर सकते हो। इसमें कोई भी आदेश की प्रति नहीं लगानी है। लेकिन अगर आपने उपार्जित अवकाश लिया है, कोई आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब करके आए हो, अगर आपने पीएल ली है तो वो पीएल का ऑर्डर आपको यहाँ पे लगाना है, जो आपके पीओ ने स्वीकृत की होगी वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल में बनाकर डालनी है। अगर आपने कोई भी अवैतनिक अवकाश लिया हो विदाउट पे लीव, तो वो आपको ऑर्डर यहाँ पर अपलोड करना है। परिवर्तित अवकाश लिया हो, अवैतनिक अवकाश लिया हो, या फिर अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश लिया हो, पितृत्व अवकाश और प्रसूति अवकाश में भी आपको ये ऑर्डर अपलोड करने हैं। तो आकस्मिक अवकाश के अलावा आपने कोई अवकाश लिया हो तो उसके ऑर्डर अपलोड करने हैं, बाकी किसी के भी ऑर्डर अपलोड नहीं करने। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि ऑर्डर अपलोड कौन कौन से करने हैं। तो प्रसूति अवकाश में आपने पीओ को जो भी एप्लीकेशन दी होगी, जिसमें पीओ ने जो एप्लीकेशन पीओ ने अप्रूव की होगी, वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में बनाना है। और यदि किसी वरिष्ठ अध्यापक ने
अवैतनिक अवकाश लिया है, तो अवैतनिक अवकाश उनके जो जॉइंट डायरेक्टर है, संयुक्त निदेशक कार्यालय है, वहाँ से इन्होंने स्वीकृत करवाया होगा। तो वो आदेश की कॉपी है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो अब ये भी क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन कौन से आदेश ऑर्डर अपलोड करने हैं। तो आकस्मिक अवकाश के अलावा जो भी अवकाश आपने लिए हैं वो आपको अपलोड करने हैं। आकस्मिक अवकाश के लिए आपको कोई भी ऑर्डर अपलोड नहीं करना है। तो आप यहाँ पे जो भी आपने अवकाश लिया वो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फिल करके सेव कर देने हैं। उसके बाद एक और सवाल था कि ऑर्डर नंबर, और ये पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं अपन। ये रहा नियुक्ति आदेश क्रमांक। ये बहुत सारे साथियों के शो नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उस वीडियो में भी क्लियर किया है कि ये ऑर्डर नंबर और दिनांक है वो आपके पीओ लॉगिन में, आपके जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वहाँ से आप अपडेट करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अगर प्रपत्र 10 में अपडेट करोगे, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको पीओ लॉगिन से ज्वाइनिंग रिपोर्ट में आपको जाके ऐड करना है, तो वहाँ से ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये स्थायी पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि। कुछ साथी सवाल कर रहे थे कि स्थायीकरण जैसे कि डेट किसी के 1 अक्टूबर को हो रहा है तो 1 अक्टूबर से पहले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो 1 अक्टूबर से पहले नहीं भर सकते हैं आप। जब आपका स्थायीकरण की डेट कंप्लीट होगी तभी आप भर सकते हैं। जैसे आप इस डेट पे क्लिक करोगे तो ये पहले मतलब जैसे कि आज 21 तारीख है, तो आज 21 सितंबर है, तो अपन अक्टूबर का नहीं भर सकते। मतलब जिस डेट का आपका प्रमोशन कंप्लीट होगा वो उसी दिन आप भर सकते हो या उसके नेक्स्ट डे आप भर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट था कि परीक्षा परिणाम से संबंधित था कि सत्र आपको सेलेक्ट कर लेना सबसे पहले। तो जैसे कि आपने 18-19 सेलेक्ट करना है, कक्षा आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको कक्षा कौन कौन सी सेलेक्ट करनी है वो बहुत सारे साथियों को दिक्कत आ रही थी। तो जो भी आपके शाला दर्पण पर सब्जेक्ट मैपिंग की होगी उसमें जो कक्षा आपने शो कर रखी है उसके रिजल्ट आपको यहाँ पे शो करने हैं। तो सीधी सी बात है, आपको सिर्फ बोर्ड के रिजल्ट ही शो करने हैं, 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड या 10वीं 12वीं बोर्ड जो भी हो। तो यहाँ पे दे भी उसी का रखा है, 5वीं 8वीं और 10वीं और 12वीं। यदि आप लेवल 2 के अध्यापक हो और आप 5वीं में पढ़ा रहे हो और आपने सब्जेक्ट मैपिंग नहीं कर रखी है तो आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट मैपिंग में आपके 5वीं कक्षा शो कर रखी है तो ही आपको यहाँ 5वीं का रिजल्ट भरना है। जैसे आप यहाँ पे 5वीं कक्षा सेलेक्ट करोगे, आपको विषय सेलेक्ट कर लेना है आपके 5वीं में क्या क्या सब्जेक्ट है। विषय सेलेक्ट करने के बाद आपको छात्र संख्या डालनी है और परीक्षा परिणाम। यहाँ पे नोट भी लगा रखा है, कक्षा 5 व 8 के परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि में उस कक्षा में A, B और C ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो आपको सीधा सा है कि यहाँ पे आपको प्रतिशत इंद्राज करना है। और अभी तक के नियम के अनुसार, अभी नियम चेंज हो गया है कि 8वीं को फेल कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने ये सत्र में आपने जो कंप्लीट किया उसमें नियम थे कि अब सभी को पास करना अनिवार्य था। तो आपको यहाँ पे 100% डाल देना और सेव कर देना है। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे की दिक्कत ये आ रही है कि साइंस मैथ वाले हैं, उनको साइंस भी पढ़ानी है और 8th में मैथ भी पढ़ानी है। तो आप एक बार क्या करोगे, 2018-19 एक बार कक्षा 8 सेलेक्ट करोगे। ठीक है। उसमें आप सब्जेक्ट साइंस और आपको सेव कर देना है। उसके बाद उसी सत्र वो सत्र आपको वापस दोबारा सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप एक सत्र में 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। तो आपको फिर उसकी जगह मैथ की साइंस की जगह मैथ डाल देना है और सेव कर देना है। ऐसे करके आपके क्या होगा, यहाँ पे 4 क्रम संख्या आ जाएगी, क्योंकि आपने एक सत्र में 2 सब्जेक्ट पढ़ाई है, मेन सब्जेक्ट है मैथ और साइंस। ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 आ जाएंगे। और आपकी कक्षा जो भी आप 8th क्लास में पढ़ा रहे हो, 8th क्लास में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 8th क्लास में मैथ और साइंस दोनों पढ़ा रहे हैं, तो उनको दोनों कक्षाओं का रिजल्ट यहाँ पर शो करना है। तो ठीक है। अगर आप साइंस ही पढ़ा रहे हो, मैथ नहीं पढ़ा रहे हो, तो आपको एक ही कक्षा का रिजल्ट शो करना है। तो यहाँ पर क्रम संख्या आपकी 2 ही आएगी, एक 18-19 में साइंस और एक 19-20 में साइंस। अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आ जाएंगे। और यहाँ पे छात्रों की संख्या सेव कर देना है। यहाँ पे कुछ गलती हो तो आप डिलीट और ऐड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक और समस्या आ रही थी कि 5वीं को और 8वीं का परिणाम हो गया, सब्जेक्ट मैपिंग है वो आपके शाला दर्पण में सब्जेक्ट मैपिंग ऑप्शन वाले से आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट शो कर रहे हैं। और फिर भी अगर आपने सभी ने अभी TF भरा होगा तो यहाँ पे आप TF जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ही ऑप्शन आ रहा है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आप कौन कौन से कक्षाओं में पढ़ा रहे हो। तो वहाँ से आप ये चेक कर सकते हो कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट मैपिंग में आपके सब्जेक्ट शो कर रखे हैं। ठीक है। एक और समस्या थी कि मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात वाली ज्वाइनिंग की है, उसके स्थायीकरण कब से पूर्ण माना जाए। जैसे कि अगर आपने 1 अक्टूबर 2018 को मध्याह्न पूर्व ज्वाइन किया है,
ठीक है। मध्य पूर्व ज्वाइन किया है तो आपका जो स्थायीकरण की डेट है वो मानी जाएगी 1 अक्टूबर 2020 मानी जाएगी। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है अगर आपने मध्य पूर्व ज्वाइन किया है तो। लेकिन अगर आपने 1 अक्टूबर 2018 मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किया है तो आपके जो स्थायीकरण की डेट है वो क्या हो जाएगी, 2 अक्टूबर 2020 मानी जाएगी। क्योंकि जो आपका 1 अक्टूबर वाला दिन है मध्याह्न पश्चात आपने ज्वाइन किया है तो उस दिन की न तो सैलरी बनती है न ही वो दिन काउंट होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जिन्होंने मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किया है उनका जैसे कि मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। जैसे 1 अक्टूबर 2018 को इन्होंने मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किया है तो उनकी जो स्थायीकरण डेट है वो 2 अक्टूबर 2020 आएगी। तो मध्याह्न पश्चात आपने ज्वाइन किया है तो उस दिन की ना तो सैलरी बनी होगी और ना ही आपका वो दिन काउंट होगा। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो चुका होगा कि मध्याह्न पूर्व या पश्चात में ज्वाइनिंग की है तो आपको कौन सी डेट कब यानी 2 वर्ष आपके पूर्ण माने जाए उसके बारे में आपको गिनना है। एक और सवाल था कि हिंदी जैसे लेवल 2 का कोई अध्यापक है वो पद विरुद्ध लगा हुआ है, मतलब उसको जैसे 6-8 में क्लास में पढ़ाना था पर वो पहले से पद विरुद्ध लगा रखा है तो वो 1 से 5 में पढ़ा रहा है, तो उसको कौन सी कक्षा के रिजल्ट भरने हैं। तो उनको क्या करना है कि उनके सब्जेक्ट मैपिंग में 5वीं कक्षा शो कर रखी होगी तो 5वीं का रिजल्ट इनको 17 अपलोड कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। ठीक है, इनको 6-8 का रिजल्ट नहीं करना है क्योंकि इन्होंने 6-8 में पढ़ाया ही नहीं है और सब्जेक्ट मैपिंग में इन्होंने लेवल 1 में मतलब इन्होंने 1 से 5 शो कर रखी है कक्षा, तो इनको 5वीं का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम थी कि ये मेरिट नंबर कौन से भरने हैं। तो मेरिट नंबर के लिए अपन पॉइंट नंबर यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, जैसे कि हम मेरिट नंबर पहले से शो कर रहा है 187 2018-19 जो आपने प्रपत्र 10 में अपडेट कर रखा हो। यदि आपके मेरिट नंबर अपडेट हुए हैं या फिर चेंज हुए हैं तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, नहीं हुए तो नहीं कर देना है। जैसे कि आप इस लॉगिन कर लेते हैं इसको। तो जो परीक्षा परिणाम रिवाइज हुआ है तो अगर किसी के मेरिट नंबर चेंज हुए हैं तो आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो भी नया मेरिट नंबर है वो आपको अपडेट कर देना है। ठीक है, तो मेरिट नंबर से रिलेटेड किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपका मेरिट नंबर चेंज हुआ है तो आपको यहाँ पर 5.1 परीक्षा परिणाम में आपको हाँ करना है, अन्यथा नहीं कर देना है। और यहाँ पे जो भी आपका नया मेरिट नंबर है वो आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जैसे कि सेकंड ग्रेड में भी ऐसा हुआ था कि परीक्षा परिणाम चेंज हुआ था, मतलब बाद में आया था, जिनके मेरिट नंबर चेंज हो गए थे तो वो मेरिट नंबर आपको यहाँ पर हाँ करके अपडेट कर देना। अगर आपका मेरिट नंबर चेंज नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर नहीं पे क्लिक कर देना है। और रीट के भी साथी ऐसे हैं 2018 के, तो उनके भी ऐसा हुआ था कि रीशफल में मेरिट ऊपर नीचे हुई थी तो वो आपको यहाँ पर यस करके यहाँ पे मेरिट नंबर आपको डाल देना है तो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पर 5 नंबर में मेरिट नंबर किसी का नहीं आ रहा है तो आपको प्रपत्र 10 से एडिट करवाना है या फिर आपको प्रपत्र 10 अपडेट करवाना है तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो प्रपत्र 10 में आपको कैसे अपडेट करना है वो मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो प्रपत्र 10 को कैसे अपडेट करना है। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी रीशफल वालों की कि रीशफल वालों को कैसे, जैसे कि किसी के स्कूल चेंज हो गई है, मैं जैसे आपको यहाँ पे क्लियरली बता देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ किसी के स्कूल चेंज हो गई है तो कार्मिक का सेवा विवरण है, यहाँ पर एक ही स्कूल शो कर रही है, आपकी पुरानी स्कूल ही शो कर रही है, नई स्कूल शो नहीं कर रही है, तो वो कैसे करेगी वो यहाँ पे बताएंगे। तो मैंने ये जो प्रपत्र 10 में आप अपडेट करोगे वहाँ से ये शो करेगा। तो प्रपत्र 10 में कैसे अपडेट करना है मैंने वीडियो में बताया है। तो आपके प्रपत्र 10 में आप एडिट करोगे तो वहाँ पर आपकी जो नई पुरानी स्कूल है वो शो करेगी और नई स्कूल है वो भी आप कैसे ऐड कर सकते हो। वहाँ से ऐड जैसे करोगे यहाँ पे 2 नंबर पे वो स्कूल आ जाएगी और आपके यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपने जैसे 2 स्कूल से किसी किसी के तीन स्कूलें चेंज हुई है तो वो यहाँ पे क्रम वाइज स्कूल आ जाएगी, वो आप प्रपत्र 10 में अपडेट करोगे तो ही आएगी। प्रपत्र 10 में कैसे अपडेट करना है उसका मैंने वीडियो बना रखा है, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद ये डेट वाली भी क्लियर हो गई। ठीक है, ये 12 नियुक्ति आदेश क्रमांक वाली है। अगर किसी के ऑर्डर नहीं नंबर शो नहीं हो रहे हैं तो आपको कहाँ से पीओ लॉगिन में ज्वाइनिंग रिपोर्ट से आपको ये अपडेट करने की, जैसे कि इन्होंने अपडेट कर रखे हैं तो यहाँ पे आदेश क्रमांक और ये डेट आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपके एक और सवाल था कि ये वर्तमान पद है
जैसे यहाँ पे एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि मध्यम पूर्व पश्चात, तो वो अगर आपके जो ज्वाइनिंग मतलब जो ज्वाइन किया होगा अपने स्कूल में, उस एप्लीकेशन में आपने क्लियरली लिख रखा होगा कि आपने ज्वाइन मध्य पूर्व किया है, पश्चात किया है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ये मैं 8 नंबर वाला भी मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद जिला का चयन आपको रिशफल वाला है, इनको जिले का चयन कौन सा करना है, पहले वाला है करना है या बाद वाला करना है। तो जो रिशफल में जिला है वो आपने बाद वाला, जो आपके अभी वर्तमान जिला है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहले वाला जिला आपको सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे नियुक्त अधिकारी का चयन करने वाला, तो आप फर्स्ट ग्रेड हो तो आपको निदेशिक माध्यमिक शिक्षा करना है, अगर आप सेकंड ग्रेड हो तो आपको संयुक्त निदेशिक माध्यमिक शिक्षा करना है। यदि आपने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, तो रीट लेवल 2 के साथी बहुत ऐसे हैं जो जिनकी पोस्टिंग सीनियर में हुई है, तो उनका आदेश अगर माध्यमिक शिक्षा से निकला है तो उनको माध्यमिक शिक्षा करना है, और प्रारंभिक से निकला है तो वो यहाँ पर उनको प्रारंभिक सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ थी, डेट मैंने बता दिया, ये सारा क्लियर कर लिया, अवकाश का भी बता दिया है। एक सवाल था कि सीएल की गणना कब से कब तक करनी है, कैसे करनी है। तो यहाँ पे एक कार्यालय आदेश निकला है, संशोधित कार्यालय आदेश निकला है बीकानेर से, ये 4/9/2019 को निकला है। इसमें क्लियरली लिख रखा है कि आपकी जो सीएल की गणना है वो 1 जुलाई से 30 जून तक रहेगा अपना कैलेंडर वर्ष। पहले जो प्रमोशन पीरियड में होते थे उनका कैलेंडर वर्ष होता था जनवरी टू दिसंबर होता था, परंतु ये जो संशोधित कार्यालय आदेश के द्वारा ये चेंज कर दिया गया। अभी सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारी है उनका जो सीएल की जो गणना है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, परिवीक्षा शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के लिए 1 वर्ष के संबंध में राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड द्वितीय के परिशिष्ट 1 में तथ्य संबंधी प्रावधान समान रूप से लागू होंगे। तो अब अपने को क्या करना है, अपनी जो सीएल की जो गणना है वो तो 1 जुलाई से 1 जुलाई से 30 जून तक करनी है। ठीक है, ये आपको गणना करनी है, लेकिन आपके स्थायीकरण फॉर्म में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दे रखा है, वहाँ पर कोई भी सत्र वाइज सीएल भरने का ऑप्शन नहीं है। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पर जो स्थायीकरण आवेदन में आप जो सीएल भरोगे वो आपको ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग भरनी है। अब ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग बहुत सारे को, जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है 1 अक्टूबर 2018 को, तो आपकी जो प्रथम वर्ष है वो 1 अक्टूबर 2019 को होगा, और दूसरा वर्ष है वो 1 अक्टूबर 2019 से 1 अक्टूबर 2020 तक, मतलब 30 सितंबर तक। जो भी आपने अगर 1 तारीख को आपने ज्वाइन किया तो 30 सितंबर तक 2020 तक आपके जो है वो द्वितीय वर्ष में गिना जाएगा। अब समस्या यह आ रही है कि 1 अक्टूबर 2019 से 2018 से 1 अक्टूबर 2019 तक ये 1 वर्ष माना जाए, लेकिन अपने जो सीएल की गणना है वो तो आपने 1 अक्टूबर से ली होगी, और वो सीएल की गणना वो है 30 जून तक होगी, तो वहाँ तक आपको 15 तक करनी थी। आप 6 महीने की सर्विस ज़्यादा हो गई तो आप 15 सीएल ले सकते हो। तो इसमें 1 वर्ष में ये 1 अक्टूबर 2018 से 1 अक्टूबर 2019 में 15 से भी ज़्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने स्थायीकरण फॉर्म में ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग भर रहे हैं, और अपनी सीएल की गणना है वो 15 से मतलब जून टू जुलाई कर रहे हैं। वो अपनी 2 साल की जो सीएल है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियरली कह रहा हूँ मैं कि एक जो सीएल 1 वर्ष में है 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 2 वर्ष की है वो 30 से ज़्यादा अपनी सीएल नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो स्थायीकरण फॉर्म में है वो आपको ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग सीएल भरनी है, और आपकी जो गणना है वो जून टू जुलाई चलती है। ठीक है, तो आपके गणना में अगर आपके 1 साल में जैसे प्रथम वर्ष में किसी की 15 से के 16 भी हो रही होगी, किसी के 12 भी हो रही होगी, तो आपको दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो सीएल की गणना है वो आपके जून टू जुलाई की है, और ये स्थायीकरण फॉर्म में आपको ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग भरना है। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको ये एक टेक्निकल इशू है। अगर यहाँ पे सत्र वाइज दिया होता तो आपके दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको, जैसे कि अभी जून 2020 में इनकी सीएल कम्प्लीटली हो चुकी है, अब 1 जुलाई से अपनी नई सीएल चल रही है, तो 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में जो सीएल लेंगे वो उसकी गणना कहाँ होगी, तो मैं ये भी पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो आप 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर तक के जो सीएल लेंगे वो गणना आपके द्वितीय वर्ष में ही आएगी, क्योंकि अपन ने द्वितीय वर्ष में ही गिना है। 1 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2019 को अपन ने द्वितीय वर्ष माना है, तो आप वो गणना जो सीएल की गणना है वो उसमें ही करोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साल की मिला के 30 से ज़्यादा सीएल नहीं होनी चाहिए। अब अवैतनिक अवकाश है,
अवैतनिक अवकाश अगर आपने 30 से ज़्यादा लिए हैं तो आपका प्रमोशन एक दिन आगे बढ़ेगा। मतलब जितने दिन आपने 30 दिन से ज़्यादा लिए हैं तो उतना ही प्रमोशन एक दिन मतलब आगे बढ़ेगा। तो अगर किसी ने अगर 35 दिन का अवैतनिक अवकाश लिया है तो उसके 30 दिन तक का प्रमोशन आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 5 दिन का ही प्रमोशन आगे बढ़ेगा। तो अब जैसे कि थर्ड ग्रेड है उनको जो अवैतनिक अवकाश है वो पीओ से या फिर डीओ से स्वीकृत करवाना है। और जो सेकंड ग्रेड है वरिष्ठ अध्यापक है उनका जो आदेश है वो संयुक्त निदेशक कार्यालय से ही स्वीकृत होगा। और फर्स्ट ग्रेड है उनका आदेश है वो निदेशक बीकानेर से ही अवैतनिक अवकाश स्वीकृत होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सीएल की गणना कब से कब तक करनी है ये ऑर्डर में भी क्लियरली लिख रखा है कि कब जो गणना है वो अलग है, और आपको जो स्थायीकरण फॉर्म में है वो आपको ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग भरना है। तो आपका जो प्रमोशन का जो कंप्लीट होने के बाद जो स्थायीकरण फॉर्म है वो आपने स्टाफ विंडो से ऑनलाइन कम्प्लीटली भर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप ये ओपन करोगे स्टाफ विंडो वाला टैब तो उसमें आपको यहाँ पे व्यू बता रहा है। तो यहाँ से आप व्यू में जाके फाइनल सबमिट कर दोगे तो वो व्यू में जाके आप क्या करते हो उसका प्रिंट निकाल कर आपको पीओ में जमा करवा देना है। यहाँ देखो ये प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रिंट निकाल के आपको जमा करवा देना है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर एक बार अच्छे से रीड कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको एक बार और कम्प्लीटली बता देता हूँ। आपका पहला पॉइंट है नाम आएगा, मूल पद आएगा, आपका जो नियुक्त अधिकारी है वो आएगा, मेरिट नंबर अगर किसी के मेरिट नंबर चेंज हुए तो वो यहाँ पे डाल सकते हो, मोबाइल नंबर, वर्तमान पद पर कार्यग्रहण के दिनांक वो सब आ जाएगा। नियुक्ति आदेश क्रमांक है वो आपको पीओ लॉगिन से ही अपडेट कर लेने हैं, और दिनांक आपका जब ऑर्डर जारी हुआ है वो ऑर्डर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके बाद संस्था प्रदान के सेवा विवरण, ये सारे आकस्मिक अवकाश है वो आपको 2 साल के डालने हैं, ठीक है। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, आपको एक बार प्रथम वर्ष के सारे अवकाश डाल देने हैं, उसके बाद आपको द्वितीय वर्ष के डालने हैं। तो यहाँ पे टोटली सारे अवकाश कितने हैं वो आ जाएंगे। तो आपके ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों साल के मिला के 30 से ज़्यादा अवकाश नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आपके कार्मिक के हस्ताक्षर, जैसे कि आप प्रिंट निकाल के जो दोगे उस पर आप आपके हस्ताक्षर करके आप आपके पीओ को जमा करवा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो, तो आपको उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।